जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 8th की ओल्ड एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज हमारा चैप्टर है 5, हाशियाकरण की समझ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं चैप्टर 5, हाशियाकरण की समझ। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है? आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनके बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। उस पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र से नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं, यानी अगर संगीत और फिल्में में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का की नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशिएकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्व वाले तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। आदिवासी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, सोमा और हेलेन, दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। अरे देखो, आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाजते ही क्यों दिखाते हैं? सही कहा तुमने। आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं। हाँ, क्या हमारे बारे में भी कुछ भी नहीं जानते?
जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों को बहुत कदर करते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? तभी अचानक हमने बताया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन रोपण के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमारे वकील मिलता था और ना ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हमने बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते थे, हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। कहते हैं कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच देंगे तो हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठों पर निशान भी लगा दिए। उन्हें पता नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू! और हमारी ज़मीन उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में बेपैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपने बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल को हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई बड़े दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हमें पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती है। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने के पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन अपने गांव के बारे में बता सकती हो। इससे मैं काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशिएकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजाति को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। ये परंपरागत पोशाकों से सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों और किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाएं और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का है और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा।
लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा। ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। झारखंड के आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में भी इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासी की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की वानगी पेश करता है। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट हैं। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यायगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। इमारत, लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत
कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय में सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से विधि है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, 40,564 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य 1,19,776 वर्ग किलोमीटर हैं। ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा ही खत्म हो जाती है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थलों के छिनने जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत सारी मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीब और लाचारी के जाल में फंसे चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीब की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के लिए जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की
आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका का एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब हम इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशिएकरण को समझें। मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाकरण समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। मूलभूत सुविधाएं 2008 से 2009। सामुदायिक समुदाय हिंदू, पक्का घर 65.4, बिजली 75.2, नल का पानी 43.7। मुस्लिम, पक्का घर 63.8, बिजली 67.5, नल का पानी 35.8। ईसाई 69.3, बिजली 86.2, नल का पानी 48। सिख, पक्का घर 91.3, बिजली 96, नल का पानी 49.3%। विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2011 का डेटा है प्रतिशत में। कुल 74, हिंदू इसमें 63 है आपके, और मुस्लिम 57%, ईसाई 74%, सिख 67%, बौद्ध 71%, जैन 86%। किन समुदायों की साक्षरता दर सबसे अधिक ज़्यादा है और सबसे कम है, ये आप पता लगाइए। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत, आबादी 13.5, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में 3, भारतीय पुलिस सेवा IPS में 4, भारतीय विशेष सेवा IFS 1.8, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयाँ PSU 3.3, राज्य स्तरीय PSU 10.8, बैंक एवं रिजर्व बैंक 2.2। ये आंकड़े क्या बताते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक
स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशिएकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक की स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशिएकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज़ टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम काफ़ी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। इस अध्याय में उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशिएकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों और साधनों और शिक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा से हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष: इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि समुदाय के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशिएकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। हमारे देश में कई और हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के उन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों और विकास अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों के इस हाशियाकरण का सामना किस तरह किया है। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं।
मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। शब्द संकलन। ऊंच नीच। व्यक्तियों और चीज़ों की एक क्रमिक व्यवस्था, आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। घेटोआइजेशन। यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी भी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। मुख्य धारा। कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य भाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली व वर्चस्वशाली समूह। विस्थापित। ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। कुपोषित। ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता। थैंक यू।